हेलो बच्चों, स्वागत है आपका रेप्लिका वर्ल्ड में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज़ के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, एंटीबॉडीज़ के टाइप पढ़ने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि एंटीबॉडीज़ कैसी दिखती हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि एंटीबॉडीज़ कैसी होती हैं। तो यहाँ पर ये जो आप डायग्राम देख रहे हो, ये है हमारा एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर। बेसिकली होता क्या है कि जो हमारी एंटीबॉडीज़ होती हैं उनके पास दो टाइप की चेन्स होती हैं। एक हमारी होती है जो ये आप देख रहे हैं बड़े वाली हैवी चेन, और एक होती है छोटे वाली जिसको हम लोग बोल रहे हैं लाइट चेन। तो दो तरीके की चेन होती हैं, हैवी चेन और लाइट चेन। हैवी चेन क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं कि इसमें काफ़ी सेगमेंट्स हैं और इसमें क्या है, कम सेगमेंट्स हैं। ठीक है, अब हैवी चेन और लाइट चेन में भी दो एरिया होते हैं। एक होता है हमारा वेरिएबल रीजन जिसको हमने VH से शो किया हुआ है हैवी चेन में, और वेरिएबल रीजन हमारा लाइट चेन में भी होता है जिसको हमने VL से शो किया हुआ है। इसके अलावा जो बाकी के रीजन होते हैं वो हमारा होता है कांस्टेंट रीजन जिसको हमने CH1 CH2 से हैवी चेन में शो किया हुआ है और लाइट चेन में Cl से शो किया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से जो एंटीबॉडीज़ होती हैं बेसिकली, तो जो हमारी एंटीबॉडीज़ होती हैं उसमें दो टाइप की आर्म्स होती हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि चेन्स होती हैं। ठीक है, यहाँ पर एक हैवी चेन होती है, यानी दो हैवी चेन्स होती हैं और दो लाइट चेन्स होती हैं, जिसमें कि हैवी चेन का और लाइट चेन का एक रीजन होता है जो कि वेरिएबल होता है, तो उसको वेरिएबल रीजन बोलते हैं, और एक रीजन होता है जो कि कांस्टेंट होता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा हैवी चेन का वेरिएबल रीजन और लाइट चेन का वेरिएबल रीजन होता है उससे मिलके हमारा एंटीजन बाइंडिंग साइट बनती है। दोनों साइड एंटीजन बाइंडिंग साइट है। ठीक है, तो यहाँ पर आकर एंटीजन बाइंड करता है। तो ये हमारे एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर है। तो एक सिंगल एंटीबॉडी में दो एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है ना, एक इधर और एक इधर। तो इससे हम समझ गए कि दो एंटीजन बाइंडिंग साइट होती हैं। इसके अलावा जो हैवी चेन होता है उसमें हमारे पास दो डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होते हैं और लाइट चेन में एक एक डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये जो हमारी हैवी चेन होती है इसमें कांस्टेंट डोमेन्स बहुत सारी होती हैं, जैसे कि CH1 CH2 CH3, और कई एंटीबॉडीज़ में हिंज रीजन भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा बेसिक सा स्ट्रक्चर है हमारी एंटीबॉडी का। ठीक है, वैसे तो एंटीबॉडी के बारे में डिटेल में हम एक सेपरेट लेक्चर में बात करेंगे जो कि पूरी तरीके से फोकस्ड होगा एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, फिलहाल हम लोग इस लेक्चर में बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज़ के बारे में, तो वहाँ पे हम लोग चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं IgG के बारे में। ठीक है, IgG के बारे में बात करते हैं। IgG का मतलब क्या है? इम्यूनोग्लोबुलिन G। एंटीबॉडी को इम्यूनोग्लोबुलिन भी बोला जाता है। तो G एंटीबॉडी जो ये है इनको हम IgG बोलते हैं। तो आप देखते हैं हम क्या होता है, IgG जो है मोनोमेरिक होती है। इसके पास दो हैवी चेन और दो लाइट चेन होती है। जो हमने अभी आपको डायग्राम दिखाया उसी टाइप का हमारा IgG का स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि ये मोनोमेरिक होती है और इसमें दो हैवी और दो लाइट चेन होती हैं। सीरम में जितनी भी इम्यूनोग्लोबुलिन है उसका 70 to 80% IgG ही है। ठीक है, तो यानी ये सबसे ज़्यादा पाए जाने वाली एंटीबॉडीज़ हैं सीरम में। IgG आर प्रेजेंट बोथ इंट्रावेस्कुलर, IgG ब्लड वेसल्स में भी पाई जाती हैं और एक्स्ट्रा वेस्कुलर भी पाई जाती हैं, यानी एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में भी पाई जाती हैं। जो हमारी IgG होती हैं उनकी 4 सब क्लासेस होती हैं। ये सब क्लासेस क्यों अराइज होती हैं? क्योंकि वेरिएशन पाया जाता है 5th अमीनो एसिड ऑफ CH3 डोमेन में। जैसे कि हमने अभी देखा था CH1 CH2 CH3 डोमेन, तो जो हमारी CH3 डोमेन होती है IgG में, उसका जो 5th अमीनो एसिड होता है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, तो इस वजह से 4 तरीके की हमारी सब क्लासेस बन जाती हैं IgG की, जो कि है हमारी IgG1 IgG2 IgG3 एंड IgG4। ठीक है, इस तरीके से 4 सब क्लासेस हो जाती है हमारी IgG की। अब अगर हम कॉन्सेंट्रेशन वाइज बात करें कि कौन सी सब क्लास जो है सबसे ज़्यादा पाई जाती है, तो कॉन्सेंट्रेशन वाइज G1 सबसे ज़्यादा पाया जाता है 59%, यानी IgG1 59%, देन 30% G2, G3 8% एंड G4 3%। इस तरीके से कॉन्सेंट्रेशन होता है इनका, जिसमें कि जो हमारा IgG3 होता है उसका जो हिंज रीजन है वो लॉन्गेस्ट होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कुछ नोट करने के लिए। अगर हम बात करें मॉलिक्यूलर वेट वाइज, अगर हम उनको
एक तरीके से ऑर्डर में लगाना चाहें तो 60 जो हमारा G3 है, G3 में 62 अमीनो एसिड होंगे, ठीक है, इसीलिए इसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज़्यादा होगा। G1, G2 और G4 सब में 10 अमीनो एसिड्स ही होंगे, इसीलिए इनका जो हम कह सकते हैं मॉलिक्यूलर वेट है वो इक्वल होगा और वो G3 से कम होगा, ठीक है। अगर हम बात करें इंट्रा चेन डाइसल्फाइड बॉन्ड्स की, ठीक है, तो G3 में ज़्यादा होते हैं, जबकि G1, G2, G4 में 2 ही होते हैं। डेज वाइज अगर हम लाइफ की बात करें तो लाइफ की अगर बात करें तो G1, G2, G4 के 23 डेज और G3 का हमारा 8 डेज होता है, ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, ये हाफ लाइफ की हम लोग बात कर रहे हैं। हाफ लाइफ कितनी होती है? G1, G2, G4 की होती है 23 डेज, यानी IgG1, IgG2 और IgG4 की 23 डेज और IgG3 की 8 डेज, ठीक है बच्चों। इसके अलावा जो G3 होता है वो हमारा बेस्ट ऑप्सोनिन होता है और कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेटर होता है। तो G3 एक बेस्ट ऑप्सोनिन की तरह काम करता है। आपको पता है ऑप्सोनाइजेशन एक प्रोसेस होती है, ठीक है, जिसके थ्रू एंटीजेंस को किल किया जाता है। और कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेटर तो आपको पता है कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करती हैं ये G3, ठीक है। आपको पता है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में IgG एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, उसमें भी IgG3 जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये ज़्यादा फास्टर वर्क करते हैं। जो हमारा G3 है वो बाकी सब IgG से ज़्यादा फास्टर वर्क करता है, इसी वजह से इसका जो लाइफ स्पैन होता है कम होता है, ठीक है। इसकी हम बोल सकते हैं यूज़ ज़्यादा है पर हमारा लाइफ स्पैन इसका कम होता है। IgG का काम क्या होता है? इम्यूनोग्लोबुलिन G का क्या काम होता है? फैगोसाइटोसिस में ये हेल्प करती हैं, इसीलिए इसको ऑप्सोनिन कहा जाता है। ऑप्सोनिन का ऑर्डर अगर हम देखना चाहें तो G3 इक्वल G1, यानी G3 और G1 का ऑप्सोनिन जो कैपेसिटी है वो लगभग सेम है, पर G1 ज़्यादा है G4 से और G4 ज़्यादा है G2 से। तो इस तरीके से ये हमारा ऑर्डर होता है ऑप्सोनिन का। इम्यूनोग्लोबुलिन G जो है वो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करती है, और अगर एफिशिएंसी की बात की जाए कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए G3 सबसे ज़्यादा एफिशिएंट है, देन G1, देन G2 और सबसे लास्ट में G4, यानी सबसे कम एफिशिएंट हमारा G4 है, ठीक है बच्चों। इसके अलावा ये जो हमारी IgG हैं ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं क्रोनिक इन्फेक्शंस में, यानी प्रीडोमिनेंटली यही रोल प्ले करती है क्रोनिक इन्फेक्शंस में। इसके अलावा G3 एंड G1 प्लेज मेन रोल इन न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एन एंटीजन। जब भी किसी एंटीजन को न्यूट्रलाइज करने का काम आता है तो G3 और G1 इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं वहाँ पे, ठीक है। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हमारी इम्यूनोग्लोबुलिन G होती है वो ही केवल एक ऐसी एंटीबॉडी है जो कि प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि IgG ही सिर्फ एंटीबॉडी ऐसी है जो कि प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है। इसमें भी G1, G3, G4 क्रॉस कर सकती हैं, G2 क्रॉस नहीं कर सकती है, ठीक है बच्चों। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे हमारे IgG के बारे में। अब हम बात करते हैं IgA के बारे में। जो हमारा IgA होती है एंटीबॉडी यानी इम्यूनोग्लोबुलिन A, वो डायमेरिक होती है, यानी कि उसमें जैसे कि एक हमारी एंटीबॉडी अगर मोनोमेरिक होगी तो उसमें 2 हैवी चेन 2 लाइट चेन होंगी, पर यहाँ पर वो चीज़ें 4 हो जाएंगी क्योंकि ये डायमेरिक है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो हम समझ पाएंगे। टोटल सीरम इम्यूनोग्लोबुलिन का ये 10 से 15% होती हैं। इनके पास J चेन होती है। जो हमारी इम्यूनोग्लोबुलिन M और इम्यूनोग्लोबुलिन A है उनके पास J चेन होती है दोनों के पास, और ये J चेन दोनों में ही एग्जैक्टली सिमिलर होती है। अगर हमारा एंटीजन जो है वो रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू एंटर करता है या गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के थ्रू या यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट के थ्रू, इन तीनों ट्रैक्ट के थ्रू अगर एंटर करता है, यानी सांस लेते हुए या खाना खाने के थ्रू या फिर यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट के थ्रू, इन तीनों से अगर एंटीजन एंटर होता है तो वहाँ पर उस एरिया पर हमें प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं कुछ सिक्रीशंस जिनके अंदर IgA होता है, IgA होता है, यानी इम्यूनोग्लोबुलिन A होता है। तो कोई भी सिक्रीशंस है वहाँ पर एंटीबॉडी A मिलता है, ठीक है। ये चीज़ आप लोग समझ गए। अब जितने भी पैथोजेंस हमारे GIT, रेस्पिरेटरी या यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट से आते हैं
वहाँ पर इम्यूनोग्लोबुलिन ए का मेन रोल होता है, क्योंकि सिक्रीशंस में वहाँ पे IgA ही पाया जाता है। सबसे ज़्यादा इफेक्टिव IgA होता है पोलियो के अगेंस्ट, ठीक है, इन्फ्लुएंजा, विब्रियो, माइकोबैक्टीरियम, ये कुछ ऐसे एंटीजन हैं जिनके अगेंस्ट बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है हमारी एंटीबॉडी ए। ठीक है, अब यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देख सकते हो IgA का। IgA का स्ट्रक्चर कैसा है, यहाँ पे 2 यूनिट्स हैं, इसीलिए ये डायमेरिक है, और बीच में हमारे पास यहाँ पे सिक्रीटरी कंपोनेंट है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास J चेन भी है, तो ये डायमेरिक होते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट बात है बच्चों कि कई बार क्या होता है, IgA जो है सिक्रीटरी नहीं होती है। ठीक है, कई बार IgA सिक्रीटरी कंपोनेंट के साथ होती है। तो जब IgA सिक्रीटरी कंपोनेंट के साथ होती है तो हम IgA से पहले एक स्मॉल s लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसके नाम से पहले एक स्मॉल s लगा देते हैं, मतलब कि इसके पास सिक्रीटरी कंपोनेंट है, हम ऐसा शो करना चाह रहे हैं। और अगर नहीं है तो नॉर्मल IgA हम इसको दिखाते हैं। तो इस तरीके का ये कुछ स्ट्रक्चर होता है बच्चों हमारे IgA का। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप की एंटीबॉडी पर, IgE। IgE भी मोनोमेरिक होती है। ये रिस्पॉन्सिव होती है अगेंस्ट द एलर्जिक इन हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। कभी भी बॉडी में एलर्जिक और हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो रही है तो वहाँ पर इम्यूनोग्लोबुलिन ई इन्वॉल्व है, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जो हमारे IgE होते हैं उनके रिसेप्टर्स मास्ट सेल पर पाए जाते हैं, बेसोफिल्स और इओसिनोफिल्स पर भी पाए जाते हैं। इसलिए एलर्जिक रिएक्शन के दौरान जब IgE एलर्जेन को डिटेक्ट करती है तब मास्ट सेल वहाँ पर होते हैं, यानी मास्ट सेल के ऊपर वो लगी हुई होती हैं IgE, और जैसे ही सेंस करती है तो मास्ट सेल का जो कंटेंट होता है वो सब डीग्रेनुलेट हो जाता है, यानी कि बाहर आ जाता है, जिस वजह से एलर्जिक रिएक्शन में हमारा रिस्पॉन्स आता है बॉडी का। और आप देखते होंगे कि कोई भी हमारी बॉडी पे सिम्टम्स आने लगते हैं, जैसे कि एलर्जी हो जाती है, स्किन एलर्जी हो जाती है या फिर कुछ और एलर्जी हो जाती है, तो वो मास्ट सेल डीग्रेनुलेशन की वजह से ही होती है। ठीक है, तो ये जो हमारा IgE है ये एलर्जन में काम करता है। ठीक है, समझ रहे हो आप, एलर्जन के अगेंस्ट ये काम करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं IgD की। तो IgD भी हमारा मोनोमेरिक है, कोई स्पेसिफिक रोल इसके बारे में अभी तक नहीं पता है कि ये क्या रोल प्ले करता है। बस हमें इतना पता है कि जब B सेल का मैचुरेशन हो रहा होता है उस दौरान IgM के बाद IgD आता है। ठीक है, शुरू में जब कोई इनिशियल रिस्पॉन्स चल रहा होता है तब भी हमारे पास मेम्ब्रेन बाउंड IgM और IgD होता है, पर ऐसे कोई स्पेसिफिक रोल इसका हमें नहीं पता, जो कि और एंटीबॉडीज़ का पता है, जैसे कि इसका नहीं पता। ठीक है, इसके बारे में इतनी ही इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा एक नॉर्मल ऑर्डर देखते हैं बाकी सारी एंटीबॉडीज़ का, कि अगर हम कॉन्सेंट्रेशन वाइज ऑर्डर देखना चाहें तो सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन IgG का होता है, देन A, देन M, देन D और देन E। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन वाइज। अगर हम मॉलिक्यूलर वेट वाइज देखना चाहें तो सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट इम्यूनोग्लोबुलिन M का होता है, क्योंकि ये पेंटामेरिक होती है। ठीक है, जो कि हम आगे अभी पढ़ेंगे। फिर IgA होता है क्योंकि ये डायमेरिक होता है, देन IgE, IgD, IgG, इस तरीके से मॉलिक्यूलर वेट का ऑर्डर होता है। इसके अलावा लाइफ स्पेन का ऑर्डर होता है GAMDE। ठीक है, सबसे ज़्यादा G और सबसे ज़्यादा कम E। इसके अलावा G1, G2, G4 का तो हमारा 23 डेज़ होता है और G3 का 8 डेज़ होता है। ठीक है, पर फिर भी ये सबसे ज़्यादा होता है अगर 8 डेज़ के अकॉर्डिंग भी देखा जाए, तो इसीलिए सबसे ज़्यादा लाइफ स्पेन होता है इनका। इसके अलावा IgA का 6 होता है, देन IgM का 5, IgD का 3 एंड IgE का 2 to 3 डेज़। इस तरीके से हमारा होता है ये। अब हम चलते हैं IgM की तरफ। IgM क्या होते हैं? IgM एक ऐसी इम्यूनोग्लोबुलिन है जो कि फर्स्ट क्लास है एंटीबॉडी की, जो कि बनती है डेवलपिंग B सेल में। जब B सेल डेवलप हो रहा होता है उस दौरान सबसे पहले जो एंटीबॉडी अपीयर होती है B सेल के सरफेस पे वो IgM ही होती है। ये पेंटामेरिक होती है अगर फ्री हो तो। अगर ये B सेल पर है तो ये सिंगल ही होगी, मोनोमेरिक होगी, पर अगर ये फ्री होगी यानी सीरम में होगी तो पेंटामेरिक होगी ये। ठीक है, टोटल सीरम इम्यूनोग्लोबुलिन का 10% होती है ये। इसके पास एडिशनल पॉलीपेप्टाइड चेन होती है जिसको हम J चेन कहते हैं। ठीक है, ये जो J चेन होती है ये 137 अमीनो एसिड्स की होती है और मॉलिक्यूलर वेट इसका 15 किलो डाल्टन होता है। इसके अलावा IgM जो है मैच्योर B सेल्स पर भी पाए जाते हैं टुगेदर विद IgD,
और ये काम करते हैं बी सेल रिसेप्टर की तरह। तो आईजीएम और आईजीडी बी सेल रिसेप्टर की तरह काम करते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये सिर्फ इंट्रावेस्कुलर होते हैं, यानी कि सिर्फ ब्लड में ही पाए जाती हैं, और वेरी इफेक्टिव कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेटर होती हैं, यानी कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को अच्छे से एक्टिवेट करती हैं। एक सिंगल मॉलिक्यूल जो है आईजीएम का, वो 3 बाइंडिंग साइट प्रोवाइड करता है कॉम्प्लीमेंट फैक्टर के लिए, जबकि जो आईजीजी होती है वो सिंगल प्रोवाइड करती है, पर ये 3 बाइंडिंग साइट प्रोवाइड करते हैं कॉम्प्लीमेंट फैक्टर्स के लिए। ठीक है, इसके पास यहाँ पर 10 एंटीजन बाइंडिंग साइट होती हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 5 हैं हमारे पास ये इसकी जो यूनिट्स हैं, तो यहाँ पर 5 नहीं होगा, 10 होगा। 10 एंटीजन बाइंडिंग साइट्स होती हैं यहाँ पे। ठीक है, अब जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर कि ये 5 हैं और एक पर 2 एंटीजन बाइंडिंग साइट है, तो इस हिसाब से 10 एंटीजन बाइंडिंग साइट होंगी। और ये बीच में आप देख रहे हो जे चेन है, और इन सब के बीच में क्या है, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स हैं बच्चों। तो ये आपको बात ध्यान रखनी है, इसीलिए ही इसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि ये क्या होते हैं, पेंटामेरिक होते हैं। तो बच्चों इस तरीके से ये कहानी हुई हमारी आईजीएम की। तो बच्चों इस तरीके से आज हमने टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज़ टॉपिक को कवर कर लिया है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और एप्लीका वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें।